आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब न्यूज ब्लास्ट खबरों की। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अजमेर दौरा है। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगी ममता बनर्जी और विशेष विमान से करीब 12:30 बजे पहुंचेंगी सीएम ममता बनर्जी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से अजमेर दरगाह पहुंचेंगी ममता बनर्जी। जियारत के बाद मखमली चादर पेश कर मांगेंगी दुआ वो, और उसके बाद तीर्थराज पुष्कर में करेंगी ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन। और आपको बताएं कि जिला प्रशासन समेत सुरक्षा अधिकारियों ने तैयारी भी पूरी की है। शाम 6:30 बजे करीब किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान का उनका कार्यक्रम रहेगा। तो ममता बनर्जी का अजमेर का दौरा रहेगा। हालांकि ममता बनर्जी के आगमन को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा का अमला पूरी तरीके से सतर्क अलर्ट है। आपको बताएं कि जियारत के बाद और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वो फिर शाम को 6:30 बजे करीब प्रस्थान कर जाएंगी यहाँ से और 12:30 बजे करीब पहुंचेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से अजमेर दरगाह पहुंचेंगी ममता बनर्जी। जियारत के बाद मखमली चादर पेश कर दुआ वो मांगेंगी और उसके बाद तीर्थराज पुष्कर में करेंगी ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन। और जिला प्रशासन समेत सुरक्षा अधिकारियों ने इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। शाम को 6:30 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान का उनका कार्यक्रम रहेगा। और देखिए, सरकारों के लिए उपचुनाव लिटमस टेस्ट है। विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है। 5 राज्यों की सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है ये उपचुनाव। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 1 से 1.5 साल में होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले जब उपचुनाव हुआ है तो फिर ये लिटमस टेस्ट हो जाता है। ओडिशा में पिछले महीने नवंबर में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को हराकर जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। और राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट जीतने से कांग्रेस पार्टी की धाक जमेगी। और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट कांग्रेस के मनोज सिंह मांडवी के निधन से खाली हुई थी। भूपेश बघेल सरकार के लिए भी ये सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। बिहार में 1, यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और लोकसभा की 1 सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में सीएम योगी, सीएम नीतीश कुमार दोनों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन लिटमस टेस्ट इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और क्योंकि अब जीत के जो दावे पार्टियों की तरफ से कहे जाते हैं और ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब चुनाव से पहले अगर इस तरीके से उपचुनाव होते हैं और प्रदर्शन पर नजर रहती है ऐसी सीटों पर कि कैसा प्रदर्शन किस पार्टी की तरफ से किया गया है, प्रदर्शन बढ़िया रहता है, उम्दा रहता है तो फिर सवाल नहीं उठते। लेकिन अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, बेहतर नहीं होता, तो फिर ये कहा जाता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे खोखले हैं। और इसीलिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 1 से 1.5 साल में, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं। ओडिशा में पिछले महीने नवंबर में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को हराकर जीत हासिल की थी। और राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट जीतने से कांग्रेस पार्टी की धाक जमेगी। और जिस तरीके से पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम ही जीतने वाले हैं, उसको लेकर भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बात करते छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट की, तो वहां पर कांग्रेस के मनोज सिंह मांडवी के निधन से वो सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव हुआ है। भूपेश बघेल सरकार के लिए भी ये सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। अब बिहार में 1, यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इस पर भी सभी की नजर है। और लोकसभा की 1 सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में सीएम योगी, सीएम नीतीश कुमार दोनों ने जमकर प्रचार भी किया था। आगे बढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान कांग्रेस को मिला है नया प्रभारी। सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे नए प्रदेश प्रभारी। रंधावा ने की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत और कहा कि मेरे दिल और दिमाग में कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए सब इकट्ठा होकर काम करेंगे। राजस्थानी और पंजाबी एक जैसे, ऐसे में वहां की राजनीति समझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कांग्रेस को एकजुट होकर मजबूत करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, हालांकि जो नए प्रभारी बने हैं उनके लिए चुनौतियां भी तमाम है। ऐसे में जब उनसे फर्स्ट इंडिया ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे दिल और दिमाग में कांग्रेस ही है, कांग्रेस के लिए सब इकट्ठा होकर काम करेंगे। और अगर आज के परिदृश्य को देखा जाए तो ये बहुत जरूरी भी है। राजस्थानी और पंजाबी एक जैसे हैं, ऐसे में वहां की राजनीति समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा था। और साथ ही कहा था कि कांग्रेस को एकजुट होकर मजबूत हम करेंगे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। और देखिए, राजस्थान कांग्रेस को मिला है नया प्रभारी। सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे नए प्रदेश प्रभारी। अजय माकन की जगह पदभार संभालेंगे रंधावा। गांधी परिवार के विश्वस्तों में होती है रंधावा की गिनती। पंजाब के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। रंधावा के पिता संतोख सिंह
2 बार रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। अपने समय के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसियों में से एक थे संतोख सिंह, और अब राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। और जैसे कि इससे पहले हमने कहा कि चुनौती तो है बेशक, लेकिन अजय माकन की जगह रंधावा पदभार संभालेंगे। गांधी परिवार के विश्वस्तों में रंधावा की गिनती होती है। पंजाब के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, और रंधावा के पिता संतोख सिंह 2 बार रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। अपने समय के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसियों में से एक थे संतोख सिंह। और देखिए, कर्ज लेकर पी रहे घी। जी हां, चुनावी रेवड़ियां बांटते बांटते खोखली होती राज्य सरकारें नजर आ रही हैं। खर्चों के लिए सार्वजनिक संपत्तियां रख रहे हैं गिरवी। अब 2 साल में ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब ने लिया 47,100 करोड़ रुपए का कर्ज। ये बात निकलकर सामने आ रही है, और इतना कर्ज लिया है कि संपत्तियां गिरवी रखकर केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने राज्यों के सीएस को आगाह किया है। पार्क, अस्पताल, सरकारी भवन तक रखे जा रहे हैं गिरवी। अगले 4 साल में पंजाब पर होगा जीडीपी का 39% कर्ज। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि फ्रीबीज की बात लगातार कही जाती है। इसको लेकर हालांकि सुनवाई भी हुई थी, और तब सवाल उठा था फ्रीबीज को लेकर कि आपका जब बजट नहीं है तो फिर आप कैसे फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं। हालांकि चुनावी रेवड़ियां बांटते बांटते खोखली होती जा रही हैं सरकारें। अब ये नहीं देख रही हैं कि उनके खजाने में कितना पैसा है। बिना ये देखे, उसे अनदेखा किए लगातार वो फ्रीबीज की चर्चा कर रही हैं, घोषणा कर रही हैं। फिर चाहे फ्री बिजली का वादा हो, फिर चाहे पानी का वादा हो, या फिर अन्य वादा हो। खर्चे के लिए सार्वजनिक संपत्तियां गिरवी रख रहे हैं। 2 साल में ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब ने जो कर्ज लिया है वो 47,100 करोड़ रुपए का कर्ज है। और इतना कर्ज लिया है कि संपत्तियां गिरवी रखी जा रही हैं उनकी तरफ से। अब केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने राज्यों के सीएस को आगाह कर दिया है। पार्क, अस्पताल, सरकारी भवन तक रखे जा रहे हैं गिरवी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आपको बताएं कि अगले 4 साल में पंजाब पर होगा जीडीपी का 39% कर्ज। और देखिए, अब ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर है। सरकारी विभागों में कार्यरत 56 कश्मीरी पंडितों की सूची लीक हुई है, और सूची लीक होकर लगी आतंकियों के साथ। आपको बताएं कि पंडितों को टीआरएफ के ब्लॉग लिंक पर धमकाया जा रहा है। टीआरएफ के ब्लॉग कश्मीर फाइट में कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 फ्लैट बन रहे हैं। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने चिंता जताकर जांच की मांग की है, क्योंकि देखिए लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, और कश्मीरी पंडित कई बार आतंकियों के निशाने पर भी हैं। अगर ऐसे में वहां पर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की अगर सूची लीक होती है, वो आतंकियों के पास पहुंच जाती है, तो फिर सुरक्षा को खतरा जरूर होता है। इसको लेकर कश्मीरी पंडित समय समय पर ये कहते भी नजर आए कि हम सुरक्षित नहीं हैं। जहां पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, जहां पर वो काम कर रहे हैं, जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं, उनका या तो विभाग बदला जाए या फिर वो जगह ही बदल दी जाए, जिससे वो खुद तो महफूज अपने आप को महसूस करें। अब सूची लीक होकर आतंकियों के हाथ वो लग गई है। पंडितों को टीआरएफ के ब्लॉग लिंक पर धमकाया जा रहा है। टीआरएफ के ब्लॉग कश्मीर फाइट में ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 फ्लैट बन रहे हैं। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब बीजेपी ने चिंता जाहिर की है और चिंता जताकर जांच की मांग भी की है कि आखिर ये सूची नामों की लीक कैसे हो गई। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले गिरफ्तार किए गए हैं। मोरबी हादसे पर पीएम के बारे में गलत खबर फैलाने का उन पर आरोप है, और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ये जानकारी दी है। साकेत गोखले ने 1 दिसंबर को ट्वीट में दावा ये किया था कि मोरबी पुल ढहने की त्रासदी के बाद करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, और पीएम मोदी की मोरबी यात्रा की व्यवस्था पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया था। गोखले ने ट्विटर पर एक गुजराती अखबार की क्लिपिंग भी पोस्ट की थी, और इसके बाद साकेत के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब जब इस जो दावा किया गया साकेत गोखले की तरफ से, तो फिर फैक्ट चेक हुआ, और जब फैक्ट चेक हुआ तो फिर जो आरोप लगाए गए गोखले की तरफ से पीएम पर, जो पैसे खर्च करने की बात सामने आई थी उनकी तरफ से जो कही गई थी, बाकायदा ट्वीट किया गया था, और जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो वो फैक्ट गलत निकला, और यही वजह है कि साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया गया।
और देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला आंदोलन 25 दिसंबर को जयपुर में प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। अब शादी की तरह बांटे जा रहे आंदोलन के कार्ड। शादी की थीम पर तैयार निमंत्रण पत्र में लिखा है, तबादला महायज्ञ में आहुति देने के लिए सपरिवार आमंत्रित हैं। 85,000 थर्ड ग्रेड टीचरों को तबादले की आस है। और देखिए, अमूमन देखा जाता है कि आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये आंदोलन इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर बाकायदा शादी की तरह कार्ड छपवाए गए हैं, कार्ड बनवाए गए हैं और सभी को वो कार्ड बांटे भी जा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला आंदोलन है और आपको बताएं कि 25 दिसंबर को जयपुर में प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। अब शादी की तरह बांटे जा रहे हैं आंदोलन के कार्ड। शादी की थीम पर तैयार निमंत्रण पत्र में लिखा गया है। हालांकि बाकायदा जिस तरह से देखते हैं कि शादी के कार्ड दिए जाते हैं, आमंत्रित किया जाता है कि आप शादी में आइए, निमंत्रण दिया जाता है, उसी की तर्ज पर वैसे ही ठीक शादी की थीम पर निमंत्रण पत्र में ये लिखा गया है कि तबादला महायज्ञ में आहुति देने के लिए सपरिवार आप आमंत्रित हैं। 85,000 थर्ड ग्रेड टीचरों को तबादले की आस है और इसके लिए वो आंदोलन भी करने जा रहे हैं। 25 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत वो करेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। महंगाई को 6% के स्तर पर लाने के उपायों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कल करेंगे मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो दर में 0.25 से लेकर 0.35% इजाफे के आसार नजर आ रहे हैं। इससे कर्ज लेना हो जाएगा महंगा और ईएमआई भी बढ़ेगी और इसीलिए इस बैठक पर, इस समिति की बैठक पर हर किसी की नजर भी रहेगी। आपको बताएं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली है। महंगाई को 6% के स्तर पर लाने के उपायों पर मंथन होगा इस समिति की बैठक में। और आपको बताएं कि साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कल मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे और इस पर हर किसी की नजर रहेगी। रेपो दर में, हालांकि रेपो दर पर खासतौर पर नजर रहेगी क्योंकि रेपो दर में 0.25% से लेकर 0.35% इजाफे के आसार नजर आ रहे हैं और इससे कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और ईएमआई भी बढ़ेगी। तो आप सभी से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है और इसीलिए इसको सुनना बहुत जरूरी हो जाएगा। हालांकि जब समिति की बैठक संपन्न हो जाएगी उसके बाद ये जानकारियां दी जाएंगी कि फैसला समिति की बैठक में आके हुआ क्या है।